Hello and welcome to this video where we are starting P block कार्बन फैमिली। कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, उसका ओवरव्यू अगर आपको बताऊं मैं, सबसे पहले इसमें बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी की। वेरी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मालूम है, ये मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये क्या चल रहा है, चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले मैं आपको अगर वो बताऊं तो शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से। वैसे आपको मालूम है कार्बन फैमिली में आता कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ कुछ बातें होंगी जैसे डेंसिटी से रिलेटेड, एटॉमिक साइज से रिलेटेड। ठीक है, उसी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, फिर मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये सब कंटिन्यू करूँगा, बताऊँगा ये आपको मैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, देन विल स्टेप इन टू केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग केमिस्ट्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे। नेक्स्ट विल डिस्कस केमिस्ट्री या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इसमें क्या क्या स्टडी होगी, इसमें कार्बन के एलोट्रोप्स की स्टडी होगी। मालूम ही है आपको, कार्बन के दो एलोट्रोप होते हैं, मतलब दो फॉर्म होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। फिर क्रिस्टलाइन में आपको पता है डायमंड, बकमिंस्टर, फुलेरिन, या फुलेरिन्स बोलना चाहिए, बकमिंस्टर फुलेरिन तो उसका एक टाइप है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन्स हो गया, ये क्रिस्टलाइन में आते हैं। ठीक है, चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, ये सब एमॉर्फस में आते हैं, डिस्कस करेंगे ही हम लोग। एलोट्रोप्स के बाद हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन में। देन फाइनली केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन की बात होगी। चौथा है केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन में हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक सिलिकॉन्स और एक सिलिकेट्स। एक है अपने पास सिलिकॉन्स एंड द अदर इज सिलिकेट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर में अपने को पढ़ना ही है, मैंने बड़े बड़े टॉपिक लिख दिए हैं, बाकी तो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर को। एक बात याद रखिएगा, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बोरॉन फैमिली से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ठीक है, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी से टॉपिक को। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। सो विल स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। व्हेन इट कम्स टू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, याद रखिएगा डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे ग्रुप 14 में, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पहली बार डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और फिर इंडिविजुअली अगर आपको बताऊँ मैं तो ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड है। ठीक है, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, कार्बन इज नॉन मेटल, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड है। सिलिकॉन जर्मेनियम जो है मेटलॉइड है। टिन और लेड जो है ये मेटल्स हैं, मेटल में थोड़े सॉफ्ट मेटल होते हैं वैसे ये लोग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही फ्रॉम नॉन मेटल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेटल, तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, पढ़ क्या रहे हैं कार्बन फैमिली हम लोग ग्रुप 14, तो ये है क्या, ग्रुप 14 है, जिसको रोमन में हम लोग 4A लिखेंगे। अरेबिक न्यूमेरल में ग्रुप 14 है, रोमन में 4A है। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NS2NP2 है, NS2NP2। ठीक है, इसमें NS में तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दो के दोनों पेयर्ड है, ये P में दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही अनपेयर्ड है। ठीक है, अब कौन कौन था इसमें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखूं मैं तो कार्बन का हम लोग लिख सकते हैं, इनर्ट गैस का सहारा ले रहे हैं, ये हीलियम, और 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। वैसे सिलिकॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप नियॉन ले लीजिए, और 3s2 3p2 ये सिलिकॉन का हो गया। देन जर्मेनियम के लिए, अच्छा एटॉमिक नंबर में आपको अगर बताऊँ, इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, इसका है 14, इसका 32, इसका 50 और लेड का 82, ये इनका एटॉमिक नंबर है। आप मैजिक नंबर से भी ला सकते हैं, एक बार अगर आपको कार्बन का 6 पता है तो आप पहले 8 ऐड करिए, देन 18 और फिर 32 ऐड करिए, तो आपको इनका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। अगर याद नहीं भी है तो मैजिक नंबर से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जर्मेनियम के लिए आर्गन का सहारा लेंगे, यहाँ आएगा तो 4s2 4p2, पर उसके पहले 3d10 भी आएगा। ठीक है, और इधर टिन में यहाँ पे आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ 5s2। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5s2 5p2, और इसमें 4d10 भरा होगा। मैंने ज़्यादा दूर लिख दिया, वैसे इतना दूर लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे उसको। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा फिर से इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे 4d10 आएगा। ठीक है, और
5s2 5p2 और लास्ट लेड की बात करें तो यहाँ जेनॉन आएगा, यहाँ आ जाएगा 6s2 6p2, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पे आएगा 5d10 और उसके भी पहले आएगा 4f14। तो ये मैंने इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब इसके बाद छोटी छोटी बातें करेंगे, जैसे डेंसिटी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ। बोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेंसिटी एंड एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन फैमिली। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो डाउन द ग्रुप आईपी की वैल्यू डिक्रीज तो होगी, लेकिन 10 से ज़्यादा आईपी जो है वो लेड का होगा। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कार्बन से जब आप नीचे जाएंगे तो आईपी कम हो जाएगा, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, पर लेड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 10 से ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या बोल लीजिए ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। लिख भी देता हूँ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑर्डर हो गया किसका? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। देन अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड अप हो जाता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। पर ये जो साइज में वेरिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए, कार्बन से बड़ा है खैर सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है ही, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, पर जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? अगर साइज में वैल्यू बताऊँ आपको डेटा, अगर कार्बन इज 77 पिकोमीटर, ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम है, सिलिकॉन इज 118 पिकोमीटर और ये 122 है, तो 118 पिकोमीटर और 122 पिकोमीटर, 4 का ही फर्क है, देख सकते हैं। ज़्यादा फर्क क्यों नहीं है इनके साइज में? क्योंकि डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। देन टिन और लेड में भी ज़्यादा फर्क नहीं। ये 140 पिकोमीटर है तो ये 146, 145, 146 के आसपास है। ये 144 से 146 के आसपास इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक। क्यों डिफरेंस नहीं है? यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। खैर इतना ज़्यादा आपको नहीं भी पता रहे चलेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा साइज, इससे भी काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, वेरिएशन तो है पर बहुत बड़ा बड़ा वेरिएशन नहीं है साइज में, ठीक है। देन डेंसिटी की बात करें अगर, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज तो होगी, ठीक है, लेकिन कार्बन का अगर आप डायमंड फॉर्म ले लेंगे, कार्बन का ये डायमंड फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा है सिलिकॉन से, ठीक है। और फिर डेंसिटी इंक्रीज होगी, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, ठीक है, टिन, लेड, ये डेंसिटी इंक्रीज होते चले जाएगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको शुरू में बता ही दिया हूँ कि बोरॉन फैमिली से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर साइड में। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता रहा था मैं ग्रुप 14 का। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। नेक्स्ट विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमारे पास है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये लोग दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड। एक MO के फॉर्म का बनाएंगे और एक MO2 जैसा बनाएंगे। मैं बताता हूँ, देखिए जैसे इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से जब होता है तो एक तो ये लोग MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं और एक ये लोग बनाएंगे MO2 तरह के, ठीक है। एक ये लोग बनाएंगे MO2 इस तरह के। MO में मतलब कौन कौन आएगा? ये CO कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड, ये उनका मोनो ऑक्साइड बना दिया मैंने। और ऐसे डाई ऑक्साइड बनाएंगे अगर, तो ये CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड PbO2, ये इनका मैंने ऑक्साइड बना दिया। अब काम की बात ये है, इनका एसिडिक कैरेक्टर अगर बताऊँ मैं आपको, देखिएगा ना, CO जो है वो न्यूट्रल है, CO इज न्यूट्रल। SiO वैसे तो अनस्टेबल है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए अनस्टेबल लिख रहा हूँ मैं। GeO इज एसिडिक, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे ये एम्फोटेरिक भी दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये एसिडिक है। और SNO PbO ये लोग जो हैं ये लोग एम्फोटेरिक है। SNO और PbO कैसे हैं ये लोग? ठीक है, एम्फोटेरिक। अब इधर आ जाते हैं, डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, और SiO2 और GeO2 ये सब के सब एसिडिक है। ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ठीक है, डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक है। SnO2 और PbO2 जो है ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। नाउ
रिएक्शन विथ हेलोजन की बात करें, हेलोजन से रिएक्ट करके ये लोग MX4 की तरह का हैलाइड बनाते हैं, ठीक है, टेट्रा हैलाइड बनाएंगे ये लोग M+2X2, इससे बनाएंगे ये लोग MX4 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल आपको मालूम है 109.2 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। फिर इसमें जैसे कार्बन की बात करूँ, कार्बन क्या क्या बनाएगा, Cl4, ठीक है, इस तरीके से CBr4 CI4 इस तरीके से बनाएगा वो, ठीक है। अच्छा, इसमें काम की बात क्या है वो सुनिए, इसमें काम की बात ये है कि जो PbI4 है ना, PbI4 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप लेड का बनाएंगे मतलब टेट्राआयोडाइड, ये PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन मीन इसमें इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये Pb किस में दिख रहा है आपको, +4 में दिख रहा है, Pb +4 में है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये स्टेबल किस में है, +2 में, तो +4 से ये खुद चला जाएगा किस में, +2 में। मतलब जो PbI4 है ना, ये ऑन इट्स ओन PbI2 बना लेगा और अलग से बना लेगा I2। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, इसी वजह से पता है लेड के रेयरली वो +4 में मिलता है, पहली बात तो। दूसरी बात, लेड के जो कंपाउंड्स +4 में है भी अगर ना, जैसे PbO2 है जैसे, तो ये लोग बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, खुद रिड्यूस होंगे, दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। तो लेड के कंपाउंड अगर +4 में है, लेड किसी कंपाउंड में अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, अब यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन जो है ये तो +4 में मिलेंगे, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड ये लोग आपको +2 +4 दोनों में मिलेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो +2 की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जर्मेनियम से ज़्यादा होगा टिन का, टिन से ज़्यादा होगा लेड का, और ऐसे ही अगर आप +4 का देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे डिक्रीज होगा। तो जर्मेनियम से कम है टिन का और सबसे कम है यहाँ लेड का, ठीक। तो ये मैं आपको बता रहा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें एक दो बात और सुनिए, जैसे अगर एलोट्रोपी की बात करूँ मैं, तो लेड एलोट्रोपी शो नहीं करता, इस फैमिली में लेड डज नॉट शो एलोट्रोपी, बाकी लोग के एलोट्रोप्स हैं वैसे, ठीक है। ऐसे ही कैटेनेशन भी एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है, सेल्फ लीकिंग जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की टेंडेंसी कार्बन की है, देन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेड अगेन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं रखता, ना तो एलोट्रोप रखेगा, वो एलोट्रोपी भी मतलब एलोट्रोपी भी नहीं होते हैं लेड के, ठीक है, डज नॉट शो एलोट्रोपी, और कैटेनेशन भी नहीं शो करता है कौन, लेड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो गई ग्रुप 14 की। अब हम लोग केमिस्ट्री ऑफ कार्बन पे जाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की तरफ जाएंगे। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलोट्रोपी से। कार्बन के दो तरह के एलोट्रोप मिलते हैं, एक क्रिस्टलाइन एंड द अदर इज एमॉर्फस, ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड द अदर इज एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वाले के अंदर डायमंड आएगा, ग्रेफाइट आएंगे, फुलेरिन्स आएंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन में कौन कौन आएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स, ये लोग आ जाएंगे क्रिस्टलाइन के अंदर। एमॉर्फस में कौन कौन आएगा अगर, तो कोक आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, ठीक है, कोल आ जाएगा, लैंप ब्लैक आ जाएगा, ये सब के सब एमॉर्फस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें इनके बारे में और बताऊं, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं हम लोग। डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस याद रखिएगा। डायमंड में, ठीक है, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डायमंड और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं ग्रेफाइट। जो डायमंड है ये, इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रली, ठीक है। ये एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ होता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बोल लीजिए बैड कंडक्टर हैं ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास। फिर हार्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड है और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होने की वजह से ये लोग एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है, डेंसिटी बहुत हाई होता है इनका। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच का जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, 1.54 एंगस्ट्रॉम है। वहीं ग्रेफाइट में अगर बात करें हम लोग, ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है।
ग्रेफाइट एक कार्बन से एक कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास रहेगा, वो फ्री नहीं है एक्चुअली, वो डीलोकलाइज्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है, डीलोकलाइज्ड। ये लोग हेक्सागोनल लेयर्स बनाते हैं, ये लोग 2D में हेक्सागोनल लेयर्स बनाते हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, हर कार्बन के पास। और जो लेयर्स हैं, लेयर्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से क्या इनको ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, दे आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड मैं बता ही दिया हूँ आपको। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज एक्वा डैग। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ग्रेफाइट का उसको एक्वा डैग बोलते हैं। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। प्लम्बेगो भी इसका नाम है, प्लम्बेगो, ये लेड पेंसिल्स में यूज़ करते हैं इसको, ग्रेफाइट को, उस ठीक है, फिर उसका नाम प्लम्बेगो होता है उस वक्त। अच्छा, और हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन का इसमें आएगा 1.41 एंगस्ट्रॉम आता है इसमें। तो ये कार्बन और ग्रेफाइट में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैं आपको बता दिया हूँ, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और आता है जिसको बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड ये क्या होता है समझिएगा। ग्रेफाइट या डायमंड के जो सरफेस हैं उनके पास फ्री वैलेंसी होती है, जो ग्रेफाइट या डायमंड के जो सरफेस है उनके पास कुछ फ्री वैलेंसी होती है, जिस वजह से ये लोग इम्प्यूरिटीज़ के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, इम्प्यूरिटीज़ के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उसी को बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग किसका, फुलेरिन्स का। अब अगर बात करें फुलेरिन्स के बारे में तो कॉमन फुलेरिन्स जो है वो C60 और C70 है। C60 एंड C70 जो है आर कॉमन फुलेरिन्स, जिसमें C60 को बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं, बक्की बॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये रग्बी के बॉल की तरह होता है, सॉकर बॉल की तरह होता है वैसे ही। अच्छा, इसमें 32 रिंग्स होते हैं, अगर बताऊँ C60 में 32 रिंग्स होते हैं, जिसमें से 12 जो रहेंगे वो पेंटागोनल होते हैं, 12 पेंटागोनल है, ठीक है, और 20 जो है वो हेक्सागोनल है, 20 हेक्सागोनल है। जो पेंटागोनल है ना वो सराउंडेड होते हैं किससे, हेक्सागोनल से। पेंटागोनल वाले सराउंडेड होते हैं हेक्सागोनल से, और जो हेक्सागोनल वाले हैं वो पेंटागोनल हेक्सागोनल दोनों से सराउंडेड होते हैं। तो ये मैं आपको जो एलोट्रोप्स हैं इसके कार्बन के, उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म पर्टिकुलरली उनके बारे में हमने बात किया। डायमंड ग्रेफाइट का डिफरेंस देखा हमने, और फुलेरिन के बारे में जितना अपने काम का है वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बातें और याद रखिए, जैसे आपसे पूछा जाए हार्डेस्ट फॉर्म कौन सा है, कौन सा एलोट्रोप हार्डेस्ट है, डायमंड इज हार्डेस्ट, ठीक है। सॉफ्टेस्ट कौन सा है, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक जो है ये सॉफ्टेस्ट है, ध्यान रखिए, डायमंड इज हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक इज सॉफ्टेस्ट। प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो फुलेरिन, प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है इनका, फुलेरिन होता है। अच्छा, फुलेरिन बता दूं आपको, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फुलेरिन में भी कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये एरोमेटिक होते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं ये लोग, एरोमेटिक होते हैं ये लोग। तो ये एलोट्रोप के बारे में जितना आपके काम का था मैंने आपको बता दिया, रिवीजन पर्पस से जितना अपने को पता होना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया। आगे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ी देर पहले मैं जब एलोट्रोप्स खत्म किया था, टुवर्ड्स द एंड मैंने बोला था आपको कि आगे और भी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी पहले ही खत्म हो गया था, और भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डिस्कस करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए था मेरे को। खैर, अब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में हम लोग पहला देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप क्या करिए, कोक से, इसका कोक जो होता है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो यहाँ पे कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वो CO2 को रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ठीक है। एक तो ये है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर लैब में कैसे बनाते हैं इसको और कमर्शियल स्केल में कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। लैब में बनाने के लिए क्या करते हैं आप, या तो फॉर्मिक एसिड ले लीजिए या ऑक्जेलिक एसिड, और इनको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दीजिए। तो होगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो मॉइस्चर निकाल देगा। देखिएगा, अगर आप फॉर्मिक एसिड लिए तो वाटर निकलते ही ये CO और H2O बना लेगा, जबकि अगर ऑक्जेलिक एसिड लिए तो CO H2O तो मिलेगा ही, साथ में CO2 भी मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड से CO2 भी मिलेगा, CO भी मिलेगा और H2O भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे बना के अगर आपको बताऊं मैं, देखिए ये था ऑक्जेलिक एसिड, इसमें तो समझ में आ जा रहा होगा आपको, ये H और ये OH, इनसे वाटर बना लीजिए तो ये CO दिखेगा, और यहाँ पे देखिए OH और H से बना लीजिए वाटर। अब एक दिखेगा आपको CO2 और एक दिखेगा आपको CO, ये वही चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। तो बनाना CO2 था अभी, सॉरी CO बनाना था अभी, तो वो भी बन गया। खैर, कमर्शियली कैसे बनाते हैं इसको, कमर्शियली क्या करते हैं, ये कोल या चारकोल ले लीजिए आप, ठीक है।
और उसको वाटर से स्टीम से रिएक्ट कराए, स्टीम पास कराते हैं 473 से 1273 केल्विन तक टेम्परेचर रखते हैं, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बन रहा है। इसी को वाटर गैस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वाटर गैस, या इसी का एक और नाम है सिंथेसिस गैस। ठीक है, अच्छा अब इधर आते हैं, एक और तरीका क्या है कमर्शियली बनाने का। कार्बन जो कोक है उसका रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो भी बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन अलग। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है इसको बोल रहे हैं प्रोड्यूसर गैस, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस दोनों बोलते हैं इसको। ये प्रोड्यूसर गैस है। तो कमर्शियली इस तरीके से बनाया जाता है। आप स्टीम पास करा दीजिए चारकोल या कोक में, ठीक है, या आप उसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा दीजिए, इधर वे बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस है, ओडरलेस है, कोई इसका स्मेल नहीं है, ओडरलेस हो गया। और ये burns with blue flame to form CO2, जो CO है burns with blue flame, burns with blue flame to form CO2। फिर ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि ये बहुत स्टेबल कंपाउंड बना लेता है ब्लड के साथ। समझिएगा, कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा और आपने इनहेल कर ली अगर, तो फिर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये लोग स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वेरी टॉक्सिक इन नेचर है। कौन? CO। क्यों टॉक्सिक है कार्बन मोनोऑक्साइड? क्योंकि अगर आपने इनहेल कर लिया तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। स्टेबल है किससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। इस वजह से ये लोग प्रिवेंट करते हैं RBC को ऑक्सीजन कैरी करने से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जिससे अनकॉन्शियसनेस होगा और फाइनली डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ये वेरी टॉक्सिक नेचर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी में यहां लिख देता हूं, वेरी टॉक्सिक। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड जो काम की बात थी मैंने आपको बता दिया। आगे अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक दो बात और बता दूं जो थोड़ी देर पहले हमने खत्म किया है। जैसे कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपको पता करना है कि जिस जगह पे आप हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं आपके सराउंडिंग में। आपको अगर ये पता करना है तो उसके लिए PDCl2 का यूज़ किया जाता है। आप एक पेट्री डिश लीजिए, उसमें PDCl2 ले लीजिए, पैलेडियम का क्लोराइड बोल रहा हूँ मैं, PDCl2 ले लीजिए। क्या होगा, वो अगर CO होगा, CO मॉइस्चर तो होता ही है, PDCl2 वाटर और CO आपस में रिएक्ट करेंगे ये लोग, और उससे लास्ट में आपको जिस वेसल में आपने रखा है PDCl2 को, वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, उसमें काला काला दिखेगा आपको। वो पैलेडियम अलग से दिख जाएगा आपको, पैलेडियम ही ब्लैक कलर का रहेगा। तो उससे आप समझ जाइए कि आपने पेट्री डिश में PDCl2 लिया। अगर CO होगा एटमॉस्फेयर में तो थोड़ी देर में उस वेसल में जिसमें PDCl2 लेते वो ब्लैक हो जाएगा। तो समझ जाइए कि एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है। और अगर है तो आप चाहेंगे कि उसको कोई एब्जॉर्ब कर ले, पॉइजनस है क्योंकि वो, तो एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम लोग अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियाकल Cu2Cl2 का हेल्प लेते हैं। ठीक है, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए। और जो एंटीडोट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि पॉइजनस आपने इनहेल कर लिया अगर, तो आपको एंटीडोट लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कार्बोजेन। एंटीडोट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बोजेन। ये याद रखिए, ये कुछ बातें थी। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ये कुछ प्रॉपर्टी था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता ही दिया था। लुइस एसिड भी है वैसे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लुइस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या करिए, आप कोई भी फ्यूल ले लीजिए जो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल हो। कोयला भी ले सकते हैं आप, चारकोल ले सकते हैं, एनी टेक एनी फ्यूल कंटेनिंग कार्बन। उसका जब कंबशन कराएंगे आप, मीथेन ले लीजिए, वो भी अपने आप में फ्यूल है। ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो क्योंकि दे आर कंटेनिंग कार्बन। तो टेक एनी फ्यूल कंटेनिंग कार्बन, और उसका कंबशन जब होगा तो कंप्लीट कंबशन पे आपको CO2 देगा वो। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ, बाय बर्निंग एनी फ्यूल कंटेनिंग कार्बन। तो ये कोक या चारकोल का रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसका कंबशन कराइए, कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये CO2 बना लेगा। और मीथेन का भी कंबशन कराएंगे आप, ऑक्सीडेशन कंबशन एक ही बात है, तो ये CO2 और वाटर बन जाएगा। देन लैब में कैसे बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, आप क्या करिए,
डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन कराइए मार्बल चिप्स के साथ, जो मार्बल चिप्स होते हैं उनका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराया जाता है। तो ये कार्बोनेट आयन मिल रहा है मार्बल चिप से और ये एसिड से आ रहा है H+, ये लोग रिएक्ट करके H2O और CO2 बना लेते हैं। तो CO2 आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। या फिर आप क्या करिए, कमर्शियली कैसे बनाते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मार्बल, उसको गर्म कर दीजिए, ठीक है। उसको गर्म करने से आपको CO2 मिल जाएगा। जब क्विक लाइम बनाया जाता है जिसको CaO बोल रहे हैं, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम ये बाई प्रोडक्ट की तरह बनता है कौन, CO2। और अब बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, किसी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और CO2 और H2O बनाएगा, तो CO2 इससे भी मिल जाएगा। वैसे आपको ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन कराते हैं ना, यस, ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन कराएंगे तो उससे इथाइल अल्कोहल मिलता है और साथ में CO2 मिलता है, तो उससे भी आपको CO2 मिल जाएगा। कमर्शियली उससे भी CO2 बनाया जा सकता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2 बता रहा था आपको। इसके बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 की बात करेंगे। वो जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि वो एक लुईस एसिड है, ध्यान रखिएगा। इट कैन एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। जब आप लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, यू वुड गेट टू नो कि वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। खैर, कमिंग ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात, इट इज कलरलेस, ओडरलेस गैस, सॉल्युबल इन वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर में भी वाटर में सॉल्युबल है और कंपैरेटिवली ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। इस वजह से जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, उनमें CO2 को डिसॉल्व करवाया जाता है। इसको डिटेल में सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरीज लॉ में पढ़ते हैं, आपको मालूम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोडा वाटर या फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा था, देखिए, इट इज़ अ कलरलेस ओडरलेस गैस, आपको बता चुका हूँ, विच इज सॉल्युबल इन वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत नहीं है। देन इट इज़ कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडा वाटर एंड फिजी ड्रिंक्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सोडा वाटर लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 31 डिग्री सेल्सियस है, जो काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है आई शुड से, जिसकी वजह से इसको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल प्रेशर हाई लगा के इसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं और लिक्विफाई करने के बाद आप इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। CO2 इज इजीली लिक्विफाइड, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, 31 डिग्री सेल्सियस, एंड अ सिलेंडर ऑफ CO2 गैस अंडर प्रेशर इज अ कन्वीनियंट फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 जो है वो थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, और इजीली मतलब आग बुझा देता है, इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कोटिंग एक लेयर बना देता है वो, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, तो कंबशन का जो सपोर्टर है ऑक्सीजन, वो आ ही नहीं पा रहा क्योंकि CO2 का लेयर बन गया होता है, ठीक है। वो भारी भी है, वोलाटाइल भी कम है। नाउ CO2 सब्लाइम्स एट -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस में CO2 सब्लाइम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर। सब्लाइम भी हो रहा है एंड नो मासी लिक्विड इज प्रोड्यूस्ड, कोई मासी लिक्विड पीछे नहीं बनता, जिस वजह से हम इसको एज अ पोटेंट, क्या बोलना चाहिए, क्रायोस्कोपी, आपको पता होगा, क्रायोजेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी बात और करनी है मेरे को, 2-3 प्रॉपर्टी और बच रहा हुआ है और इसका यूजेस बताऊंगा आपको CO2 का। तो ये CO2 पूरा खत्म होगा, फिर देन विल स्टेप इनटू कार्बाइड्स। कितने तरह के कार्बाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। कुछ प्रॉपर्टी जो कार्बन डाइऑक्साइड के रह गए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनहाइड्राइड है किसका, कार्बोनिक एसिड H2CO3 का। आई रिपीट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर मिल जाता है तो वो बन जाएगा H2CO3। अब यही जो H2CO3 है ये फर्दर डिकम्पोज होता है किसमें, H+ और बाइकार्बोनेट में, फिर वो बाइकार्बोनेट टूट सकता है किसमें, फिर से H+ और कार्बोनेट में। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, देखिए जो CO2 है वाटर के साथ इसने बनाया H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच फर्दर डिकम्पोजेस, डिकम्पोज हो सकता है H+ और बाइकार्बोनेट में, फिर अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये बाइकार्बोनेट फिर डिकम्पोज होगा H+ और कार्बोनेट में। तो ये जो मैंने लिखा है ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सिस्टम, ये जो लिखा है मैंने, यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को बफर सोल्यूशन बनाने के लिए। ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन, बफर मतलब विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस।
तो ब्लड का जो पीएच है 7.2 से 7.4 के बीच मेंटेन रखने का काम यही करते हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का जो ये कन्वर्जन है इसी की वजह से होता है। ये वही लिखा है, पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन बिटवीन 7.2 टू 7.4 बाय अबव बफर सिस्टम। ये बॉडी के अंदर ये होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई गैस CO2 गैस है, उसका टेस्ट कैसे करेंगे आप? तो लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं उसको। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, लाइम वाटर, उसमें CO2 गैस पास कराइए। CO2 गैस पास कराने से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आप फिर भी CO2 पास करते जाएंगे, एक्सेस में पास करते जाएंगे, तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स, क्योंकि वो बाइकार्बोनेट बनाना शुरू कर देता है। तो ये टेस्ट ऑफ CO2 है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो बहुत कम है, नियरली 0.03% है बाई वॉल्यूम, लेकिन इतना कम होने के बाद भी समझिएगा ढंग से, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो हम नहीं चाहेंगे कि उसका कंसंट्रेशन बढ़े, क्योंकि फिर वो अर्थ का एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इसको रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, कंज्यूम करते हैं CO2 को बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दे ट्रैप CO2 टू सिंथेसाइज देयर फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं जो उनका फूड है, और इनडायरेक्टली वो अपना तो फूड बना ही रहे हैं प्लांट्स अपने लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी फूड बना रहे हैं, बिकॉज वी आर समहाउ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। और ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो CO2 और वाटर के साथ ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन मिल रहा है जिस जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ये वाटर बन रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है तो टेम्परेचर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बाकी सीरियस हेल्थ हजार्ड्स भी होंगे अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए अर्थ का। तो नाउ यूजेस क्या है इसके, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ यूजेस तो हमने देख ही लिया इनडायरेक्टली, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द यूजेस देख लें प्रॉपर्टीज़ में ही। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा हैवी है एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ठीक है। और सोडा वाटर या एरेटेड ड्रिंक में या फिजी ड्रिंक्स में इसको यूज़ किया ही जाता है क्योंकि कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। हाँ, अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ये भी ध्यान रखिएगा, यूरिया बनाने के लिए भी CO2 का यूज़ किया जाता है। NH2CO NH2 होता है ना, यूरिया, आपको ध्यान होगा। तो ये आपको मैं प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताया मैंने, इसको ख़त्म किया। नेक्स्ट, जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन हमने लिखा है जिसमें कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कार्बाइड्स। कार्बाइड्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। नेक्स्ट विल डिस्कस कार्बाइड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ मेटल और नॉन मेटल आर कॉल्ड कार्बाइड्स। कार्बाइड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सॉल्ट लाइक कार्बाइड जिनको हम आयोनिक कार्बाइड भी बोलते हैं, फिर एक कोवेलेंट कार्बाइड है जिनको जायंट मॉलिक्यूलर कार्बाइड भी बोला जाता है, और एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड आएगा विच आर ऑल्सो नोन एज मेटेलिक कार्बाइड। यहाँ ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ मेटल और नॉन मेटल आर नोन एज कार्बाइड्स। आपको बता दिया मैं, 3 तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दे आर हैविंग, ठीक है। सॉल्ट लाइक जिसको आयनिक बोल रहे हैं, देन कोवेलेंट कार्बाइड जिसको जाइंट मॉलिक्यूलर कार्बाइड बोला जा रहा है, एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स विच आर ऑल्सो नोन एज मेटेलिक कार्बाइड्स। अब एक एक करके इनको देखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स जो आपको ध्यान होना चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो आयोनिक कार्बाइड है, नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। ये आयनिक कार्बाइड जो है ये किसके मतलब कार्बन किन के साथ बनाता है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ बनाएगा जो अल्कली मेटल और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा वो, ठीक है, ग्रुप। तो ये आयनिक कार्बाइड की कहानी हो गई। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखें अगर आयनिक कार्बाइड का, फिर हम टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड भी देखेंगे। तो ये जो आयनिक कार्बाइड्स है ये पहली बात तो ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे पानी के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ, और हाइड्रोलाइज होके देंगे क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोलाइज होके क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से उनका नाम है। जैसे अगर हाइड्रोलाइज होकर मीथेन दे रहे हैं तो मीथेनाइड बोलेंगे, उस आयनिक कार्बाइड को बोलेंगे मीथेनाइड। अगर एसिटिलीन दे रहे हैं हाइड्रोलाइज होकर तो एसिटिलाइड बोलेंगे उसको, ठीक है। एलाइलिन, एलाइलाइड्स भी होता है। अब ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड में उसको डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बाइड क्या होते हैं, कितने तरह के कार्बाइड्स होते हैं, 3 तरह के, जिसमें से पहला हमने आयनिक कार्बाइड को समझा है। अब हम लोग आयनिक कार्बाइड्स के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड की तरफ जाएंगे। तो इससे कार्बाइड पूरा खत्म होगा। फिर कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन की बात होगी जो सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स हैं। कंटिन्यू करता हूँ, पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। सो नेक्स्ट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ आयोनिक कार्बाइड्स। 3 तरह के हमें आपको बताया था, एक मिथेनाइड है, एक एसिटिलाइड है और एक एलाइलाइड है। ये सब
टाइप्स कैसे बने हैं या इनके नाम कैसे आए हैं मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, आप ये जो कार्बाइड्स हैं इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं उसके हिसाब से इनका नाम है, ठीक है। तो अगर आप किसी कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करवाए और वो मीथेन फॉर्म कर रहा है तो उसको मिथेनाइड बोलेंगे, और उसमें जो यूनिट होगा वो C-4 होगा। क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जैसे पहला आपको दिखेगा मिथेनाइड, ये लिखा हुआ आयनिक कार्बाइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। मिथेनाइड ये कौन लोग होते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स CH4 मीथेन, और इनके पास यूनिट क्या होता है C-4 यूनिट, ठीक है। ये जो यूनिट मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, और जो यूनिट आपको बताया जा रहा है उसमें जितने नेगेटिव दिख रहे हैं ना उनको उतना H+ दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, वो कार्बाइड कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा ऑन हाइड्रोलिसिस। उनका जो यूनिट है इसमें जितने नेगेटिव दिख रहे हैं उतने H+ दे दीजिएगा। तो इसको 4 नेगेटिव दिख रहे हैं, 4 H+ देते ही ये मीथेन बन जाएगा, ठीक है। नाउ इसके एग्जाम्पल्स है जैसे Al4C3, ये एक कार्बाइड वो मिथेनाइड है, ठीक है। या Be2C जो दिख रहा है, बेरिलियम का जो कार्बाइड दिख रहा है या एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड दिख रहा है, ये लोग मिथेनाइड है बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस दे फॉर्म मीथेन। Al4C3 से भी आपको मीथेन मिलने वाला है और Be2C से भी आपको मीथेन मिलने वाला है। तो एज एन एग्जाम्पल यू शुड बी मतलब नोइंग कि Al4C3 एंड Be2C ये मिथेनाइड है, ध्यान रखिएगा। पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथेनाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटिलाइड, इस तरह से पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा। नाउ एसिटिलाइड की बात करें तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल फॉर्म एसिटिलीन, और इनके पास जो यूनिट है वो है C2 2-, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन कंटेन्स C2 2-, ये इस फॉर्म में होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक नेगेटिव दोनों जगह है। तो आप सोचिए इनको जब आप H+ देंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव है 2 H+ देंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो एसिटिलीन ही बनेगा। मैं यही बोल रहा था आपको, ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल फॉर्म एसिटिलीन। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है, कैल्शियम कार्बाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिलाइड, ये ध्यान रखिएगा। ऑन हाइड्रोलिसिस कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म्स एसिटिलीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और एसिटिलीन मिल रहा है। एंड लास्ट एलाइलाइड्स। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ द कार्बाइड्स है वो रॉक सॉल्ट टाइप के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं, जो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है उसको रिजेंबल करते हैं, ठीक है। एलाइलाइड्स की बात करें तीसरा, तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव मिथाइल एसिटिलीन। एलाइलाइड्स किसको बोल रहे हैं हम लोग, जो मिथाइल एसिटिलीन देगा, ये इस तरीके से, ये मिथाइल एसिटिलीन है और इनमें जो यूनिट होता है वो C3-4 होता है। C3-4 किस तरीके से, एक कार्बन पे -3 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और एक पे -1। आप इनको जब H देंगे, यहाँ -3 है तो 3 H+ दे दीजिए, यहाँ -1 है तो 1 H दे दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा जो मिथाइल एसिटिलीन लिखा हुआ है। तो एलाइलाइड का एग्जाम्पल याद रखिएगा Mg2C3, Mg2 मैग्नीशियम का जो कार्बाइड है Mg2C3 वो एक एलाइलाइड है। आई रिपीट, Al4C3 एंड Be2C ये लोग क्या थे, ये मिथेनाइड थे। और जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है वो क्या है आपका एसिटिलाइड, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बाइड जो है वो क्या है एलाइलाइड। तो ये अभी तक हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड की बात करी, और वैसे कितने तरह के कार्बाइड थे ब्रॉडली क्लासिफाइंग, 3 तरह के, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। तो अभी आयनिक खत्म हुआ है, अब कोवेलेंट और मेटालिक कार्बाइड को मैं आपको बताता हूँ, फिर ये कार्बाइड का स्टोरी खत्म होगा, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ, पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. So next we'll discuss कोवेलेंट कार्बाइड एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड डिस्कस कर ही चुका हूं मैं। कोवेलेंट कार्बाइड का एक और नाम था जायंट मॉलिक्यूलर कार्बाइड्स, ठीक है। जब कभी भी कार्बन नॉन मेटल से या किसी ऐसे एलिमेंट से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, कार्बन के क्लोज है काफ़ी, उनसे कंबाइन करता है तो जो बनता है वो कोवेलेंट कार्बाइड बनता है। इसका फेमस एग्जांपल है नॉर्बाइड, B4C इसको बोलते हैं, एंड कार्बोरंडम जो SiC है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ये दो इसके फेमस एग्जांपल है कोवेलेंट कार्बाइड के। और ये जो मैं आपको बता रहा था वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बन कंबाइंस विद नॉन मेटल और एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी B4C का एक और नाम है नॉर्बाइड, मतलब B4C का नाम है नॉर्बाइड, और ये तो कार्बोरंडम है। खैर, ये दो मेन कोवेलेंट कार्बाइड है। ये एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टेक्निकली ये लोग इनर्ट होते हैं वैसे, और पॉलीमराइज कर जाएंगे, थर्मली स्टेबल है ये लोग, पॉलीमराइज कर जाएंगे और थर्मली स्टेबल है। SiC का स्ट्रक्चर देखेंगे या B4C का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई सारे लोग आपस में जुड़े रहते हैं, पॉलीमराइज कर लेते हैं लोग, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसमें क्या है, जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स जो होते हैं इनमें ट्रांजिशन मेटल्स में, जैसे वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है, टेंटेलम है, ठीक है, नायोबियम दिख रहा होगा आपको, जर्कोनियम दिख रहा है आपको, ठीक है, टाइटेनियम दिख रहा है आपको। तो इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में कार्बन चले जाता है। कार्बन के जाने के बाद भी ये लोग अपने जो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है उसको रिटेन करते हैं ये लोग, उसमें चेंजेस नहीं आता है। बस जो इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड खाली था ना, वहाँ पे कार्बन जाने से एम्प्टी स्पेस भी भर गया है, जिसकी वजह से पैकिंग और हो गई है, तो ये लोग बहुत हार्ड हो जाते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो वेरी हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड है और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका। और ये बोला जा रहा है कि जो वेनेडियम और टेंटेलम के कार्बाइड है ये इतना ज़्यादा हार्ड, बहुत हार्ड है, जिस वजह से उनको
को हाई स्पीड कटिंग टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, या यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई स्पीड कटिंग टूल्स। तो ये मैं आपको कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इनका एक और नाम था मेटेलिक कार्बाइड, आपको ध्यान आ रहा होगा, इनके बारे में बताया और इससे कार्बाइड पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट विल डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, जिसमें सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स की बात करनी है। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। इसमें सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स दो चीज़ की स्टडी करनी है। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ सिलिकॉन्स। जो सिलिकॉन्स होते हैं दे आर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ये लोग कैसे होते हैं? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक पॉलीमर है इन विच बेसिक रिपीटिंग यूनिट इज R2SiO। ये R2SiO बार बार रिपीट करेगा। यहाँ N भी लिख सकता था वैसे में, पर रिपीटिंग यूनिट लिख दिया तो N मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब बनाते कैसे इनको, सिलिकॉन्स को बनाते कैसे? आप स्टार्ट करिए एल्काइल क्लोरोसिलेन से। ऑन हाइड्रोलिसिस क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एल्काइल क्लोरोसिलेन का, फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में फिर वाटर एलिमिनेट करवा देंगे, जिससे ये सिलिकॉन्स बनेंगे, ठीक है। अब इसका मैं समझाता हूँ पूरा प्रोसेस। स्टार्ट विथ SiCl4। शुरू कहाँ से करिए आप? SiCl4 से शुरू करिए और उसको आप दे दीजिए ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जैसे RMgCl मैंने दिया है। तो क्या करिए, ये R दे दीजिए सिलिकॉन को और क्लोरीन एक दे दीजिए मैग्नीशियम को। तो एक क्लोरीन लेके MgCl बन जाएगा, MgCl2। और Cl के हटने से, मतलब सिलिकॉन को अपन ने R दिया ना, तो सिलिकॉन एक क्लोरीन हटा, उसकी जगह R आ गया, तो ये बन जाएगा RSiCl3। क्लोरीन एक कम करना है और R को देना है सिलिकॉन को, तो ये RSiCl3 बन गया, ठीक है। अभी और इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, सॉरी नॉट हाइड्रोलिसिस, फिर से इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, फिर एक Cl हटेगा और एक R आएगा, तो R2SiCl2 बन गया। अभी भी इसके पास देख रहे हैं आप क्लोरीन है, फिर आप RMgCl से रिएक्शन कराइए, फिर एक Cl हटेगा और R आ जाएगा, तो R3SiCl बन जाएगा। तो हमको क्लोरीन एटलीस्ट एक तो रखना है, क्लोरोसिलेन बोला गया, इसलिए अब फर्दर एक और R लाने की कोशिश नहीं कर रहे, R4Si मत बनाइएगा, क्योंकि एक ना एक क्लोरीन तो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवाना है आगे हमको, तो Cl हटा के ही OH आएगा, तो इसलिए एक Cl तक तो छोड़ दीजिएगा। अब इनका कुछ नाम अगर बताऊँ ना, तो जो SiH4 होता है, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, SiH4 को बोलते हैं सिलेन, इसका नाम है सिलेन। तो उससे इसका नाम आएगा ट्राई एल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन। इसका नाम है ट्राई एल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन। इसका नाम हो जाएगा डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन, और इसका नाम हो जाएगा एल्काइल ट्राईक्लोरोसिलेन। अब ये जो आपने बना लिया एल्काइल क्लोरोसिलेन, जो आपने बनाया है, ये तीन जो बन रहे हैं, इन्हीं का कराएंगे हम क्या? हाइड्रोलिसिस एंड फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बाद में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो एक एक करके बताता हूँ। पहले जैसे हम इससे शुरू करें, जो RSiCl3 है, ठीक है। ये अब पॉलीमराइजेशन कराना है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा? डाइमर बनेगा, ये दो लोग जुड़ेंगे ही। तो पहले हम लोग डाई सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ये था ना अपने पास, शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, आई शुड से ट्राई एल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन। जो ट्राई एल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन है, यहाँ से शुरू करें, जिसमें एक Cl है उससे शुरू कर रहे हैं, फिर 2 Cl और फिर 3 Cl वाले पे हम लोग जाएंगे। पहले कराइए इसका क्या? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? Cl हटेंगे, उनकी जगह OH आएगा। क्योंकि डाइमराइज करना है तो 2 यूनिट लेना है, इसलिए मैंने 2 मोल ले लिया इसको, Cl की जगह OH लिख दिए। और फिर जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो वाटर एलिमिनेट होगा। यहाँ से OH ले लीजिए, यहाँ से H ले लीजिए, वाटर एलिमिनेट करते ही ये ऑक्सीजन जो है फिर इस सिलिकॉन से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास। अब चक्कर ये है कि ये R2SiO के फॉर्मेट में आएगा नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू सिलिकॉन तो नहीं है, ये ट्रू सिलिकॉन नहीं है। इसके बाद अब मैं जब इसका कराऊंगा हाइड्रोलिसिस और फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उससे मेरे को लीनियर या चेन सिलिकेट मिलेंगे, ठीक है। और अगर RSiCl3 इनका कराऊंगा अगर मैं हाइड्रोलिसिस और फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे इनका, ठीक है, तो उससे मेरे को क्रॉस लिंक्ड सिलिकेट्स सिलिकॉन्स मिलेंगे। क्या है मैं आपको इन दोनों का करके बताता हूँ। अभी हमने इसका देखा है, ठीक है, जो डाई सिलिकॉन बनाया है, मतलब ये ट्राई एल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन से हमने जो बनाया वो अपन ने देखा, वो ट्रू सिलिकॉन नहीं है। लीनियर और क्रॉस लिंक्ड इनसे बनना है, तो ये दोनों देख मैं आपको बताता हूँ और फिर इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में बात करेंगे। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस चेन सिलिकॉन्स एंड क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, ठीक है। तो जो चेन सिलिकॉन्स हैं उन्हीं का एक और नाम है क्या? लीनियर सिलिकॉन भी बोलते हैं चेन सिलिकॉन को। किससे बनाते हैं इनको? इनको बनाया जाता है डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलिकेन से, ठीक है। डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन इनका नाम था, ठीक है, सिलेन इनका नाम है, लास्ट में सिलेन से खत्म होगा, डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन। क्या कराना था इसका? हाइड्रोलिसिस। दोनों Cl हटेंगे, उनकी जगह दो OH आएंगे, ठीक है। इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे, दोनों Cl हटे, उनकी जगह 2 OH आ गए। मैं एक यूनिट यहाँ पे लिया हूँ, एक और लिया हूँ, क्योंकि आगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराना है, जिसमें होगा क्या? वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। क्योंकि ऐसे खूब सारे लोग होंगे, आजू बाजू प्लस करके लिखा हूं, ऐसे और भी लोग होंगे, सिर्फ 2 ही लोग नहीं होंगे, ऐसे खूब सारे लोग होंगे। जब पॉलीमराइजेशन होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये भी अपना OH दे रहा होगा किसी को, ठीक है, ये अपना H दे रहा होगा किसी को, ऐसे। तो यहाँ
जो यूनिट आपको दिखेगी ना, ठीक है, वो इस तरीके की दिखेगी। आप वाटर एलिमिनेट करते जाएंगे जब, तो ये RSI O दिख रहा है, RSI, ठीक है, RO वाला, ये वाला पार्ट O दिखेगा, फिर SI, फिर ये R, ठीक है, और यहाँ पे अगला तो O लेके आ रहा होगा ना, जो ये OH और H निकलेगा तो उसका O बचेगा। तो ये ऐसे चलते रहेगा, ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो फाइनली आपको R2SiO रिपीट होते हुए मिल जाएगा। ये R2Si और O, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिखेगा तो, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलिकॉन्स होते हैं, चाहे क्रॉस लिंक्ड हो चाहे ये लीनियर हो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट होते हैं। रीजन बीइंग, इनमें जो Si और C का बॉन्ड है, सिलिकॉन और कार्बन, R अल्काइल ग्रुप में कार्बन ही होगा, SiC जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी और SiO की बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, जिस वजह से ये लोग ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट है। वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप, और हीट रिपेलेंट भी होते हैं, और इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं, दे आर इंसुलेटर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट आपको बताऊं मैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको मैं प्रॉपर्टी और यूजेस ही बता रहा था इनका। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पे है तो इसको अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन से बनाते हैं, अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन से। क्रॉस लिंक्ड के लिए आपको 3 OH चाहिए, ध्यान रखिएगा, 3 OH के लिए 3 क्लोरीन चाहिए, तो 3 क्लोरीन वाले से क्रॉस लिंक बनाएंगे। लीनियर वाला चाहिए तो आपको 2 OH चाहिए, 2 OH के लिए आपको 2 Cl चाहिए, तो ये जो डाई क्लोरो वाला है उससे आप बनाएंगे लीनियर या चेन सिलिकॉन, ठीक है। और डाइमर बनाना है आपको तो आपको 1 क्लोरीन वाला ही चाहिए बस, ठीक। वो तो ट्रू सिलिकॉन था भी नहीं वैसे। नाउ अब क्या करिए, तीनों क्लोरीन की जगह 3 OH आ गए, ऐसे खूब सारे यूनिट होंगे जो हमने बनाया नहीं है, प्लस करके डैश 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 लिख दिया है। अब ये लोग क्या करें, ये भी OH और पड़ोस में OH आएगा, उससे वाटर निकलेगा, फिर ऐसे OH और इसके नीचे भी एक ऐसे ही मॉलिक्यूल इमेजिन करिए वाटर निकलेगा यहाँ से भी। तो ऐसे क्या होगा, अब सिर्फ लीनियर चेन नहीं जा रहा, सिंस नीचे भी यहाँ देखिए R था, R की जगह नीचे भी OH आ गया, तो अब नीचे भी एक और चेन आएगा जो आपस में जुड़े रहेंगे, तो इसको क्रॉस लिंकिंग बोल रहे हैं। दो लीनियर चेन्स अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं से आके ये चेन जो है ये रुक जाए, चेन कंट्रोलिंग यूनिट जो है वो R3SiCl है, ठीक है। चेन कंट्रोलिंग यूनिट फॉर सिलिकॉन्स इज R3SiCl। वो चेन कंट्रोल कर देता है, क्योंकि आगे लेके जाएगा नहीं, क्योंकि एक ही क्लोरीन है उसके पास, वो एक ही OH लेके आएगा। बाकी लोग 2 OH और 3 OH ला रहे हैं, वो एक ही OH लाएगा, तो आगे चेन को कंटिन्यू करने देगा नहीं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिलिकॉन्स। लास्ट हमको सिलिकेट्स के बारे में स्टडी करना है, उसको एकदम ब्रीफ में बताऊंगा जितना आपके काम का है, उससे फिर ये चैप्टर ग्रुप 14 खत्म हो जाएगा। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सिलिकेट्स। सिलिकॉन अभी हमने खत्म किया। सिलिकेट्स जो होते हैं ये मेटल सॉल्ट्स होते हैं जिनमें जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो SiO4 4- है। इस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल है Si, और 4 ऑक्सीजन है, सब पे एक नेगेटिव है, इस वजह से सिंगली बॉन्डेड है वो लोग, और ये sp3 है इसलिए टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कई तरह के सिलिकेट्स होते हैं, तो बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है ये, पर एग्जाम में जितना काम का है वो आपको इस टेबल से काम चल जाएगा वैसे। तो मैंने समराइज कर दिया, आपको याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तरफ नेम लिखा हुआ है सिलिकेट्स का, टाइप ऑफ सिलिकेट, एक तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट, ये भी पूछा जाता है, और लास्ट में उनका जनरल फॉर्मूला, ठीक। एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए जो याद रखने का तरीका है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर यूनिट आपको ना बार बार 1 यूनिट से बढ़ता दिखेगा, 0 से 1 2 3 4। वहीं जनरल फॉर्मूला आप SiO4 4- से शुरू करिए जो इनका था बेसिक, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, ऑक्सीजन को 0.5 से डिक्रीज करिए और नेगेटिव चार्ज को 1 यूनिट से डिक्रीज करिए। तो देखिए नेगेटिव चार्ज पे फोकस करिए, ये 4- से हुआ, 3- देन 2- देन माइनस और फिर 0, ठीक है। 0 मतलब हम लिखते नहीं है उसको, तो नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट से कम होते जा रहा है। ऑक्सीजन 0.5 से डिक्रीज, देखिए 4 से हुआ 3.5, देन 3, देन 2.5 और फिर यहाँ 2। तो इस पैटर्न से आप इसको मगअप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपने रटा है ये किसका था, नाम भी तो पता रहे, ये नाम याद रखिएगा। ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन या साइक्लिक, देन शीट एंड देन 3D। ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन या फिर साइक्लिक, देन शीट एंड देन 3D। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ग्रुप 14 यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने कवर कर दिया जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब आप कोई से भी बुक अगर आपको मिलते हैं या शीट मिलती है जहाँ एक्सक्लूसिवली ग्रुप 14 के क्वेश्चंस होंगे, तो आप बना सकते हैं। इतना जो कंटेंट है ये सफिशिएंट एनफ है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जल्दी फिर किसी और वीडियो के साथ मिलता हूँ आपसे। ग्रुप 15 ही आएगा इसके बाद, उसके साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।